यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम के भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, और वो ऑर्गन कौन कौन से हैं? सबसे पहले बड़े मेन ऑर्गन है जी किडनी, और उसके साथ साथ दो नालियां होती हैं लेफ्ट और राइट, इसको हम कहते हैं यूरेटर्स, और फिर मसाना या यूरिनरी ब्लेडर उसको कहते हैं, और एक्सक्रीटरी डक्ट जिसको यूरिथ्रा कहते हैं। तो ये इसके ऑर्गन हैं। और अब अगर हम किडनी मेन है इसको हमने डिस्कस करना है, जहाँ से हमसे क्यों ज़्यादा आते हैं। किडनी की शेप होती है जी इसकी बीन शेप, या कनकेव और कन्वेक्स होती है। बीन या फलियां या लोबिया, लोबिया को क्या कहते हैं जी? लेग्यूम्स सर। बीन शेप। जी ये बीन शेप। हाँ, इस तरह से कोई इसकी शेप होती है जी। जी बीन शेप भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, फलियां बीन, जो हमारी लोबिया है ना उसकी शक्ल भी ऐसी हो, लोबिया के दाने को ज़रा बड़ा कर दें तो वो इस तरह से होता है, ब्राउन शेप, ब्राउन कलर का होता है। अच्छा जी, अब इसकी कुछ लोकेशन के बारे में हमने देखना है। सबसे पहले है इसकी शेप कैसी है। तो बीन शेप तो आम है, लेकिन अंदर वाली शेप चूंकि अंदर धंसी होती है, तो ये है जी, ऐसी शेप को हम कहते हैं कनकेव। और जो बाहर उभरी हुई चीज सतह होती है इसको हम कहते हैं कन्वेक्स। ठीक है जी, तो कन्वेक्स और कनकेव होता है इसकी, कन्वेक्स और कनकेव शेप होती है इसकी। याद रख लें, हर वो हमारी बॉडी का आर्गन जो थोड़े से ओवल शेप, राउंड शेप या थोड़े से गोल होते हैं, तो उनका जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। चाहे वो ब्रेन है, तो जो हमारा, फॉर एग्जांपल सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि ब्रेन जो है हमारा, अगर ये ब्रेन इस तरह से अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो ब्रेन का ऊपर वाला ये वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाएगा, और अंदर वाला इसका हिस्सा मेडुला। ठीक है, ये एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो लिहाजा ये जो किडनी का ऊपर वाला ये वाला एरिया है इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स कन्वेक्स। कॉर्टेक्स भी, हाँ, आउटर सरफेस को भी कॉर्टेक्स कह सकते हैं ना? आउटर, हाँ आउटर, हाँ गोल, बिल्कुल। जो राउंड शेप है उसको, जो आउटर पार्ट है उसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स। ये बायोलॉजिकल ज़बान में कॉर्टेक्स कहेंगे, फिजिक्स की शेप के लिहाज से कि इसकी शक्ल कैसी है जी, कन्वेक्स है। ठीक है, वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा ये कॉर्टेक्स वाला जो है ये थोड़ा सा होता है डार्क रेडिश ब्राउन जिसको आप कहते हैं, और अंदर वाला हिस्सा थोड़ा सा येल्विश होता है। तो ये भी थोड़ा सा कलर इसमें लिखा होगा वो आपने देख लेना है। अब यहाँ पे कुछ पायरामिड्स होते हैं, वो शेप आप ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ज़रा थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो ज़रा पॉइंट्स ये क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ पायरामिड्स हैं, मखरूती शेप में ये कुछ तकोनी शेप पायरामिड, इसके अंदर, इन पायरामिड्स के अंदर मिलियंस, लाखों किस्म की बारीक नालियां होती हैं। क्या होती हैं? लाखों किस्म की बारीक नालियां होती हैं जी। इन नालियों को हम कहते हैं, ये पहले पायरामिड, पायरामिड्स की स्पेलिंग क्या होता है? पीवाई से होता है बोला? जी सर, PY RAMID। जी, पायरामिड्स के अंदर जो ये बारीक नालियां हैं इनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है जी। अच्छा, ये है जी फिल्टर करने की मशीन। एक नेफ्रॉन जो है अलग अलग काम करता है, फिर बहुत सारे सैकड़ों हजारों नेफ्रॉन मिलकर अपनी अपनी ये जो पिरामिड्स है ना ये बनाते हैं, और बहुत सारी पिरामिड्स होती हैं, और ये पिरामिड्स से फिर अपनी सिक्रीशन डालते हैं इसके मेडुला के पिरामिड की तादाद ये बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है। अच्छा, ये इसकी एनाटमी हम पढ़ रहे हैं कि अगर किडनी को लंबाई के रूप कट किया जाए
तो जी, जिसमें ये लेफ्ट और राइट में कट हो जाएगा। फिर इसका जो अंदर की एक छोटा सा गड्ढा होता है, उसको हम कहते हैं पेल्विस। ठीक है, जहां पर आर्जी तौर पे ये सिक्रीशन स्टोर हो जाती है इस जगह के ऊपर। और यहाँ पे थोड़ी सी डिप्रेशन होती है, या एक गड्ढा होता है, या ओपनिंग होती है, दरवाज़ा होता है, वो अंदर की तरफ दबा होता है। इस ग्रूव गड्ढे भी कह सकते हैं, जी, ग्रूव भी कह सकते हैं, गढ़ा। ग्रूव उभार को कहते हैं, और डिप्रेशन कहते हैं गड्ढे को, डिप्रेस, अंदर दबा हुआ। और ग्रूव होता है जो ऊपर उभरा हुआ, वो कोई ऐसे उभरा हुआ हिस्सा है, इसको ग्रूव कहते हैं। और जो अंदर इस तरह से कोई चीज़ हो, धंसी हुई हो, उसको डिप्रेशन कहते हैं। सर फोसा भी बोल सकते हैं ना, फोसा जी। फोसा नहीं, फोसा वो तो हड्डियों की एक है, कि वहाँ पे जो डिप्रेशन है उनको फोसा आप कह सकते हैं, वो और चीज़ है, ये मसल के लिए। सर्जरी। हाँ, अच्छा, इसको हम कहते हैं हाइलिस। ये जो डिप्रेशन है इसको हम कहते हैं हाइलिस। हाइलिस। अच्छा, इसी के अंदर आर्टरी ब्लड लेके जा रही है साफ करवाने के लिए, और वापस जो है वेन लेके आ रही है। लेके कौन जा रही है? आर्टरी, और वापस वेन लेके बाहर आ रही है। इन दोनों के दरमियान में से फिर जो यहाँ पे सिक्रीशन आती है ना, ये सिक्रीशन वाली नाली भी है, उस मटेरियल को जो फिल्टर हो चुका हुआ है, ठीक है, जो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन है, वो यहाँ पे बन चुका है और ये लेके आ रही है, इसको हम कहते हैं यूरिटर। ठीक है, ये भी हर गुर्दे से एक निकल रही है, और ये लेके आ रही है उस सिक्रीशन को, जिसको हम कहते हैं यूरिन। ठीक है जी, ये छोटा सा एक सादा सा स्ट्रक्चर इसका मैंने आपको बताया। अभी इसका मज़ीद स्ट्रक्चर समझने के लिए जो एक नेफ्रॉन है ना, उसको बाहर निकाल के उसकी स्ट्रक्चर माइक्रो अल्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके अंदर देखनी पड़ेगी कि ये कैसे काम करता है। लाखों नालियां हैं, एक नाली अलग अलग कैसे काम करती है। तो जहाँ कहीं पे भी आप नेफ्रॉन की साफ्ट देखेंगे, एनाटमी ऑफ नेफ्रॉन देखेंगे, तो वो कुछ इस तरह से सादा सी होगी। मैं सिंपली बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका एक कोई कैप्सूल होता है, ठीक है, और ये बोमैन ने, एक बोमैन कोई एक बंदा था, उसने दरियाफ्त किया था, तो लिहाजा इसका नाम उसने रखा बोमैन्स कैप्सूल। कैप्सूल। तो प्याला शेप में होता है। हाँ जी, हाँ जी। सर जी, जो अभी सदफ पूछ रही थी ना कि नेफ्रॉन की तादाद, तो अप्रोक्सीमेटली एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन की तादाद 1 मिलियन के करीब होती है। हाँ हाँ, मिलियंस के करीब होती है। अच्छा जी, ये बोमैन कैप्सूल अगर आप लोगों में से किसी ने फ़रत ने दरियाफ्त किया होता तो हम कह देते। वो अपनी मर्जी से, याद रख लें, साइंसदान जो भी दरियाफ्त करते हैं, ईजाद करते हैं, उनका राइट होता है कि उनका कुछ भी नाम रख लें। फ़रत ने अगर ये दरियाफ्त किया होता तो वो क्या अपने नाम से जी फ़रत कैप्सूल, ठीक है जी, तो या इसका कुछ भी अब वो कह देती। सर मैं इसका नाम रखती फ्रेश कैप्सूल। चलें जी। अच्छा, अब इसके अंदर जो इधर से कैपिलरी, ये जो आ रही थी ना, वेन आ रही थी, आर्टरी आ रही थी ब्लड लेके, और इधर वापस जा रही है वेन, आर्टरी वापस अच्छा, अंदर जल के ये एक कैपिलरीज का जाल गुच्छा सा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आर्ट्रियोल आ रहा था, छोटी सी आर्टरी नाली थी बारीक, जिसको आर्ट्रियोल कहते हैं, ये कैपिलरीज में तब्दील हो जाती है, और इधर प्रेशर बहुत स्लो होता है, और आर्टरीज सिर्फ एक एक लेयर पर मबनी होती हैं। तो जो भी मटेरियल छनना होता है, ये फिल्ट्रेशन का काम करती है, गुच्छा होता है, और इस गुच्छे का नाम है जी ग्लोमेरुलस। गुल्लू मैरुलस। तो मैंने इसको बचपन से ही गुल्लू के नाम से याद किया होता है जी, गुल्लू मैरुलस। गुल्लू मैरुलस इसका नाम है जी, इस कैपिलरीज के गुच्छे का। फिल्ट्रेशन छन के इधर चला जाता है, और बाकी मटेरियल वेन के जरिए ब्लड इधर आ जाता है, खून लेके आया नेफ्रॉन तक, आगे कैपिलरीज तक स्लो हो गया, और वहाँ पे एक्सचेंज हो गया, गैर ज़रूरी चीज़ें इधर छन के आ गई इस प्याले में, और बाकी खून वापस चला गया इधर। ठीक हो गया।
अच्छा जी। अब इतना काफ़ी नहीं था, इतना सादा अमल नहीं है, फिर क्या होता है कि यही जो है ना, सर जी जो ब्लड ले हाँ जी, क्या कह रही हैं? पता नहीं सर, आवाज नहीं आई सदफ की। सदफ, आपकी आवाज़ नहीं आई। ये वो मुख्तलिफ। सिर्फ आर्टरी होंगी या रेनल आर्टरी कहेंगे? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। याद रख लें, आर्टरी तो सारी हैं, लेकिन जिस जिस आर्गन की तरफ जा रही हैं ना, उसको हम नाम देंगे उस आर्गन के लिहाज से। गुर्दों के लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, रीनल। ठीक है जी। और जो आर्टरी गुर्दों को सैराब कर रही है ब्लड, उसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी, और जो वापस लेके जा रही है उसको हम कहते हैं रीनल वेन। ठीक है जी। और आर्टरी तकसीम होके आर्ट्रियोल में तकसीम हो जाती है छोटी नालियाँ, जैसे देग बड़ी, फिर देगचा और देगची। ठीक है ना। इसी तरह आर्टरी बहुत बड़ी नाली, और फिर उससे आर्ट्रियोल, और फिर कैप्टरीज बहुत बारीक नालियाँ। इसी तरह फिर विनियोल छोटी नाली, फिर वेन, फिर वेना केवा बड़ी नाली। ये मुख्तलिफ इसके बल शल होते हैं जी। बल शल में आके तो इसने फिर वापस ऊपर की तरफ चले जाना है। और ये शक्ल इसकी बहुत अच्छी बनी हुई है, इसके ऊपर मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना, लिहाजा सिर्फ मकसद सिर्फ आपको समझाना है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब सबसे पहले ये बल खा के नाली ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। याद रख लें, जो हमारा बॉडी का हिस्सा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका पहला सिरा प्रॉक्सिमल एंड, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसको क्या कहते हैं? डिस्टल डिस्टल एंड। याद रख लें। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा प्रॉक्सिमल है। ये हड्डियों के लिए भी वही बात है और हर आर्गन के लिए वही बात है। और इधर आके ये नाली यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो इसको हम यहाँ पे आप कह सकते हैं डिस्टल पार्ट इसका है। डिस्टल ट्यूब्यूल इसको कहेंगे, क्योंकि ट्यूब एक बहुत बड़ी नाली होती है और ट्यूब्यूल ये तो बहुत बारीक नाली है, इसलिए इसको हम कहेंगे डिस्टल ट्यूब्यूल, और यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अच्छा जी। अब हर जगह इसके गिर्द कैपिलरीज का ऐसे जाल होता है। ठीक है, कैपिलरीज इसके गिर्द लिपटी हुई होती हैं, इस नाली के गिर्द। यहाँ पर भी, इधर भी ऐसे लिपटी हुई होंगी। क्यों लिपटी हुई होंगी? कि एक दफ़ा प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा पानी, 90% पानी जो है वो ब्लड से इधर आ जाता है। तो अगर पानी इतनी ज़्यादा तादाद में फ़िल्टर होके जा रहा है तो जिसमें पानी की कमी हो जाती है। फिर जो किडनी के ऊपर जी ग्लैंड होता है जी, कौन सा ग्लैंड होता है? वो ग्लैंड हम बनाना भूल गए थे, एक कैप की शेप का होता है जी। एड्रेनल ग्लैंड। जी, याद रखने के लिए, गुर्दों को कहते हैं रीनल, और गुर्दों के ऊपर कुछ ऐड हुआ है, वो है ग्लैंड, उसका नाम है जी एडरीनल ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम क्या है? भूल गए। एपिनेफ्रिन को ओ वाह वाह वाह, वो तो इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है ना एड्रीनल। और एड्रीनल के बाद इसको हम कहते हैं सुपरा रीनल, क्योंकि रीनल के सुपीरियर पार्ट पे, तो इसको हम कहते हैं सुपरा रीनल। ठीक है जी। तो ये ग्लैंड है और ये हार्मोन पैदा करता है जिसका नाम है नेफ्रीन, एपिनेफ्रीन। ठीक है, या एड्रीनलीन भी उसको हम कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब बहुत सारा मिनरल्स और पानी छन के जा रहा है, और जैसे यहाँ पे आता है तो इधर से काफ़ी सारी तादाद में पानी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वापस कैपिलरीज में आ जाता है। ठीक है, और फिर इधर जो चीज़ फिल्टर होगी होके इधर आएगी उसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट जो मटेरियल फिल्टर होके आ रहा है, पानी छन के आ रहा है जो चीज़, और कहाँ से आ रही है? ग्लोमेरुलस से, तो इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। पुराने दौर में इसको बुमैन्स फिल्ट्रेट कहते थे, फिर बाद में उन्होंने कहा जी नहीं जी, बुमैन कैप्सूल तो ये है, बुमैन कैप्सूल में तो जा रहा है, फिल्टर कहाँ से होके आ रहा है? ग्लोमेरुलस से, तो फिर उन्होंने इसका नाम चेंज कर लिया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रख दिया इसका नाम। ठीक है जी। तो ये कैपिलरीज का जाल इसलिए होता है कि रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती रहे।
फिर आ जाती है एक यू शेप में ये नाली लूप ऑफ हेनले। तब्दील हो रही होती है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। हेनले कुछ साइंसदान था, उसने कहा जी नहीं इसमें एक लूप भी होता है, ठीक है, इस तरह से यू शेप में। तो उसने कहा जी कि ये मेरा लूप है, तो हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है जी। तो ये राइटिंग मेरी ज़रा गंदी मंदी सी है, तो इसको समझ आ रहा है बहुत। आपकी ड्राइंग माशाल्लाह आउट क्लास है। ड्राइंग अगर वो चाक वाले हम पढ़े हैं चाक वाले दौर में, अगर कलरफुल चाक हो तो ड्राइंग बहुत अच्छी होती थी। इन मार्करों से इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं बनती, और इस वक्त तो चूंकि ज़रा जल्दी होती है तो रफली हाथ चला रहे होते हैं, तो अदरवाइज ड्राइंग। मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी इसको रीजनिंग कीजिएगा, इसकी पिक बना लीजिएगा बोर्ड की। ओके जी, ओके ओके, ठीक है जी। अच्छा, लूप ऑफ हेनले के बाद फिर ये जो आगे नाली जा रही है ना, इस नाली के अंदर बहुत सारे नेफ्रून इकट्ठे होके अपनी अपनी सिक्रीशन डाल रहे हैं। कोई इधर से आके डाल रहा है, कोई इधर से, जैसे दरख्त के ऊपर मुख्तलिफ टहनियाँ लगी होती हैं, एक ही तने से निकल रही होती हैं, तो हर नेफ्रून अपनी अपनी सिक्रीशन इधर डाल रहा है। इधर एक और नेफ्रून, एक और नेफ्रीन, तो सैकड़ों हज़ारों नेफ्रून एक इकट्ठी नाली में ये डाल रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि ये सब नेफ्रून से डक्ट हम कहते हैं नाली को, और सब नेफ्रून से कलेक्ट कर रही है मटेरियल, इसलिए इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है जी। इनके नाम या इनमें से जितने भी कोई एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं तो उनको ज़रा देख लीजिएगा। ये था शेप की अनाटमी हमने पढ़ी, साथ साथ थोड़ा सा फंक्शन को भी हमने, फिजियोलॉजी को भी टच किया। अब आपके ज़िम्मे है जी कि जो किडनी है उसका साइज़ कितना होता है, कितने से कितने सेंटीमीटर होता है, वेट इसका कितना होता है, ये आपने बताना है। ये दो काम आपके ज़िम्मे है। 9th की बुक बायोलॉजी की आपको बताई थी एक दफ़ा, 10th की भी, उनके अंदर बहुत अच्छे से ये डायग्राम्स भी बनी हुई हैं और उसमें इनका वज़न और साइज़ सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हम आते हैं जी लोकेशन। चले, लोकेशन इस बुक में भी लिखी हुई है, तो लोकेशन कहाँ पे है जी? T12 और L3 बुक में हवाला है। ये क्या चीज़ें हैं जी? कोई बता सकता है? शाबाश मिलेगी जी, शाबाश मिलेगी जी। क्या चीज? सर नंबर की जो सर नंबर और नंबर रीजन की जो होती है उसको कहते हैं टी और एल। गुड गुड गुड, शाबाश जी, बहुत अच्छी बात है, शाबाश दोनों को। मैं भी शौरतिया और कोई और भी बोल रहा था, तो दोनों को ही शाबाश। अली तंग ना कर बेटा। जी, जो क्या हम बोल रहे थे? मुझे आवाज नहीं आई सब। मैं बता रहा हूँ जी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मोरे हैं ना, ठीक है, ये जो नए लोग हैं उनको भी ज़रा थोड़ा सा पता चल जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी के कितने मोरे हैं जी? 33 सर। 12 हैं। अच्छा जी, इसके कुछ रीजन है जी। गर्दन के एरिए में 7 मोरे होते हैं, इसको हम कहते हैं सर्विकल, सी से ज़ाहिर करते हैं। और फिर जो पसलियों का रीजन है, गर्दन से नीचे पसलियों तक, यहाँ पे 12 मोरे हैं, इनको हम कहते हैं थोरेसिक रीजन, ठीक है। और उसके बाद जी, थोरेसिक में 12 होते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा कमर का एरिया है, वहाँ पे जो मोहरे हैं उनको हम कहते हैं लंबर, और ये होते हैं 5, ठीक है। और इसके बाद फिर जो लो बैक पे एरिया होता है, वहाँ पे कॉक्सिजल रीजन होता है 4, हाँ सॉरी, पहले सैक्रम है और फिर कॉक्सिजल रीजन पे इधर भी 5, और कॉक्सिजल जो है वो 4 मोहरे होते हैं। और इनको लिखने अली बेटा शोर नहीं करो। अच्छा, सैक्रल के 5 हैं और कॉक्सिजल के 4 हैं। अब ये टोटल 33 मोहरे हो जाते हैं, और इनको जब लिखा जाता है तो जी C1 C2 C3 का आप अगर कभी एक्सरे करवाएं तो वहाँ पे लिखा होता है जी
ये गर्दन का एक्सरे है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम जी, C3 में कोई मसला है, ठीक है। डिस्क स्लिप्स हैं रीढ़ के या लो बैक पेन में, तो वो बताते हैं जी कि सैक्रल रीजन एस फलां या लंबर रीजन में, ये लंबो सैक्रल रीजन में यहाँ पे ज़रा पेन होता है, L2 3 4 5 वगैरह वगैरह में, ठीक है जी। तो T1 T2 T3 इस तरह से लिखा जाता है। अब T12 जो हमारी थोरेसिक रीजन का आखिरी मोहरा है, थोरेसिक